नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं विभोर मोतला आपका स्वागत करता हूं 1 जनवरी 2026 की पहली करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें मैं लेकर आया हूं आपके लिए वो 10 सवाल जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होंगे। और आशा करता हूं कि आने वाले इस साल में आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए इस कदम को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलके मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हैं और जैसा आज नया साल है इसमें प्रण करते हैं कि आने वाले एक साल में ये 365 दिन मैं अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे ही सही लगातार कदम बढ़ाता रहूंगा, तो ऐसा समय आप सोच लीजिए आने वाला है। वो तारीख निश्चित हो चुकी है अगर आप इस रास्ते पे चलते हैं, जब आप किसी एग्जाम को क्रैक कर कर किसी नौकरी के लिए सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो सोचिए वो दिन कैसा होगा जब आपके हाथ में पहली तनख्वाह आएगी। उसी तनख्वाह को अपने दिमाग में रखते हुए उसे लक्ष्य बनाकर मेहनत करते रहिए लगातार। कोई भी अगर आप अपनी इस पढ़ाई के साथ चालाकी करते हैं, तो वो चालाकी आप पढ़ाई के साथ न कर कर किसी और के साथ न कर कर आप अपने साथ कर रहे हैं। ये मेरी बात हो सकता है अभी आपको बोर कर रही हो, लेकिन आने वाले समय में अगर आप ऐसा नहीं करते, चालाकी करते हैं, तो अपने बच्चों को ये बात समझाने के लिए तैयार रहिएगा कि हमने चालाकी की थी, इसलिए हम पीछे छूट गए। जो चालाकी नहीं करेगा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो नए साल में प्रण कीजिए कि हम अपनी पढ़ाई के साथ कोई धोखेबाजी चालाकी नहीं करेंगे, पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे। तो ये निश्चित है कि आपकी तारीख निश्चित हो चुकी है जिस दिन आपको पहली सैलरी मिलने जा रही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में 2026 का इजराइल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों, ये हैं हमारे नेतन्याहू जो इजराइल के इस समय पीएम है, और ये हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अब ये बंदा जान चुका है कि इस आदमी को छपाक की बीमारी है, यानी इसको चाहिए कि भाई को क्रेडिट। अब इस क्रेडिट देने के लिए इन्होंने क्या चालाकी चली है, इन्होंने अपने यहाँ एक शांति पुरस्कार को नया ही घोषित कर दिया है। यानी ये इजराइल जो देश है उसने क्या किया है, इजराइल जिसकी राजधानी हम क्या मानते हैं, तो हम तेल अवीव मानते हैं। तेल अवीव भारत और यूएन दोनों मानते हैं, लेकिन इजराइल और यूएस इसकी राजधानी यरूशलेम मानता है। यरूशलेम इसकी राजधानी बताता है। यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए इजराइल की राजधानी क्या है, क्योंकि ये भारत का एग्जाम है, तो हम वो पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे जो हमारी सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो है तेल अवीव। तो आप तेल अवीव पर ही टिक करके आएंगे। अब इस इजराइल ने क्या किया है, इजराइल ने इस छपाक के मरीज को खुश करने के लिए अपने यहाँ एक पुरस्कार की घोषणा की है। वो पुरस्कार कौन सा है, इजराइल शांति पुरस्कार। ठीक है, इस पुरस्कार की घोषणा की है कब, तो 2026 में। 2026 में इस पुरस्कार की घोषणा की है, और इस पुरस्कार को पहली बार शामिल किया गया है। यानी इससे पहले ये पुरस्कार नहीं था, ये पुरस्कार लाया गया है सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए। किस लिए दिया जाएगा, तो ये पुरस्कार दिया जाएगा जिसने शांति के क्षेत्र में, समाज के कल्याण के लिए कोई कार्य किया हो, यानी किसी ने कहीं पर शांति कराई हो, या सामाजिक रूप से ऐसा कोई कार्य कर दिया हो, या विज्ञान के क्षेत्र में, या संस्कृति को बढ़ावा देने वाले, जिसने इस इन क्षेत्रों में कोई असाधारण योगदान दिया हो। असाधारण योगदान के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाने वाला है। किसके द्वारा, तो इजराइल के द्वारा दिया जाने वाला है। इसमें खास बात क्या है कि ये पुरस्कार पहली बार शामिल किया गया है। ये पुरस्कार पहली बार शामिल किया गया है, यानी इन्हें पता था कि ट्रंप को कैसे खुश करना है, तो ये शामिल किया गया। और पहली बार किसी विदेशी को दिया जाएगा। पहली बार किसी विदेशी, यानी जो इजराइल का नागरिक नहीं है, उसको दिया जाएगा।
तो साफ नजर आता है ये पुरस्कार सिर्फ छपाक के मरीज को खुश करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये हुई इसके। अब ये दिया क्यों जा रहा है, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा कहां पर, इजराइल में। अब दोस्तों ये है यूनाइटेड स्टेट और ये है हमारा प्यारा भारत। अगर भारत से हम पश्चिम में चलते हैं तो यहां पर पड़ता है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप, यहां से अरब सागर, अरब सागर से अगर हम अदन की खाड़ी और फिर बाब ए मंदेब जल संधि से होते हुए लाल सागर से गुजरते हैं, लाल सागर के बाद यहां से स्वेज कैनाल में गुजरते हैं, तो यहां पर आता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर एक छोटू सा देश है जिसका नाम है इजराइल। चलिए इसको हम जूम करके देखते हैं। चलो, तो ये आ गया इजराइल, ये लाल सागर, लाल सागर। और लाल सागर से अगर हम यहां से चलें तो यहां से हमने एक नहर बनाई है काट के इसको, ये है सिनाई पेनिनसुला। क्या है, सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप को काटते हुए हमने क्या किया है, एक नहर का निर्माण किया है। ये नहर जो से हम स्वेज नहर के नाम से जानते हैं, स्वेज नहर। ये किस किस को जोड़ती है, तो ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किससे, भूमध्य सागर। अब अगर हम भूमध्य सागर को दिशाओं में बांटें तो ये वाली दिशा होगी इसकी पूर्व वाली दिशा। इस पूर्व वाली दिशा पर आपको ये जो देश दिख रहा है इसका नाम है इजराइल। क्या नाम है, इजराइल नाम है। ठीक है, इजराइल नाम है। अब इजराइल के साथ विवाद है किसका, फिलिस्तीन का। अब फिलिस्तीन देख लेते कहां पर है। एक तो आपको ये हरी सी पट्टी दिख रही होगी छोटी सी, इसको हम गाजा पट्टी के नाम से जानते हैं या गाजा स्ट्रिप के नाम से जानते हैं। साथ ही ये वाला क्षेत्र जो आपको दिख रहा है ये है वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक। अगर मैं वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को मिला दूं, इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ दूं, तो ये देश कहलाता है फिलिस्तीन। अब फिलिस्तीन के इस गाजा क्षेत्र पर विवाद है, किसके लिए, कि यहां पर एक आतंकी संगठन है जिसका नाम है हमास। अब ये हमास आतंकी संगठन यहूदियों के खिलाफ कार्रवाई करता रहता है, जिसके खिलाफ अभी आपने देखा होगा इजराइल ने कड़ी कार्रवाई की है और इस गाजा पट्टी को लगभग पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। बल्कि यहां पर शांति समझौता हुआ है, लेकिन उस शांति समझौते के बाद भी अमेरिका और इजराइल ने अपना दांव खेल दिया है और यहां पर इन्होंने प्लान किया है कि इस गाजा पट्टी को, जो भूमध्य पूर्वी सागर पर स्थित है, ये पर्यटन का बढ़िया स्थल है। इस पर्यटन के बढ़िया स्थल को डेवलप करना अमेरिका चाहता है और इजराइल भी चाहता है कि यहाँ से हमास का खात्मा हो और अपना सरदर्द खत्म हो और ये जमीन भी हमें मिल जाए। थोड़ी बहुत जमीन ट्रंप को दे देंगे जिससे वो अपना डेवलप कर लेगा, पैसे कमाएगा और कुछ हिस्सा हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें ट्रंप का बड़ा योगदान है, तो इसको खुश करने के लिए ट्रंप को इन्होंने एक पुरस्कार की घोषणा की है जिसे हमने जाना कौन सा, इजराइल शांति पुरस्कार। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इजराइल शांति पुरस्कार। देखिए जैसे नेतन्याहू कह रहे हैं बस बस भाइयों उतार लिया है बोतल में डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप उतर भी गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा के बाद इजराइल का आभार व्यक्त किया और कहा कि इजराइल ने बहुत अच्छा काम किया है जैसा कि ट्रंप चाहते थे। यह घोषणा कब की गई, तो अभी फ्लोरिडा में जो इजराइल का एक मंत्रिमंडल है उसकी बैठक हुई, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से बात होती है और उसके बाद इसकी घोषणा की जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप को हम शांति पुरस्कार देने वाले हैं। चलिए, इजराइल के बारे में हम सारी बात जान ही चुके हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं इजराइल की भौगोलिक लोकेशन। जैसा कि आप देख रहे हो ये इजराइल है और इसके नीचे यहाँ पर आपको लाल सागर दिख रहा है। कौन सा सागर है, लाल सागर। अब लाल सागर इसकी सीमा को भी छूता है, किसकी, इजराइल की। अगर आपसे पूछने लगे क्या सिर्फ भूमध्य सागर से ही इसकी सीमा मिलती है, नहीं, इसके दक्षिण में एक सागर है और इसकी एक खाड़ी है। खाड़ी क्या होती है, जो तीनों ओर से जमीन से गिरी हो, वो जल जो तीनों ओर से जमीन से गिरा हो उसको हम खाड़ी बोलते हैं। और ये खाड़ी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। इसका नाम है अकाबा की खाड़ी। क्या नाम है, अकाबा की खाड़ी इसका नाम है। और ये कहां पर है, एक तरफ ये सऊदी अरब से, जॉर्डन से, इजराइल से और मिस्र से सीमा बनाती है। और यहाँ पर मैंने आपको स्वेज नहर बताई, ये भी लाल सागर है। अब यहाँ पर स्वेज नहर जो बनाई गई है ये मानव निर्मित नहर है, यानी इसको मानव द्वारा भूमि को काटकर बनाया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो स्वेज नहर बनाई गई है ये मिस्र के अधीन है, लेकिन किसको काटकर बनाई गई है, तो ये सिनाई पेनिनसुला है, सिनाई
प्रायद्वीप को काटकर बनाई गई है। इसके बाद हम भूमध्य सागर में एंट्री करते हैं, जहां पर हमें इजराइल नाम का देश मिलता है। इजराइल की एक सीमा ऊपर लेबनान, जिसकी राजधानी बेरूत है, इधर सीरिया जिसकी राजधानी दमस्कस है, जॉर्डन जिसकी राजधानी अम्मान है, इनसे सीमा साझा करता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो ये वेस्ट बैंक है, इसकी इजराइल की और जॉर्डन की सीमा पर, या वेस्ट बैंक और जॉर्डन, क्योंकि ये जॉर्डन देश है, ऊपर वेस्ट बैंक ये फिलिस्तीन है और नीचे इजराइल है, इनकी सीमा पर एक झील पड़ती है जिसे हम मृत सागर के नाम से जानते हैं। ये झील आपको दिख रही होगी, ये इसका नाम है मृत सागर। क्या है? तो इसका नाम है मृत सागर। और ये मृत सागर विश्व का सबसे निचला स्थान है, विश्व का सबसे निचला बिंदु है, निचला बिंदु। और ये किस महाद्वीप में है? तो ये एशिया महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप में है तो विश्व का निचला बिंदु है, तो एशिया का भी सबसे निचला बिंदु होगा। साथ ही ये मृत सागर दुनिया की दूसरी सबसे खारी झील है, दूसरी सबसे खारी झील है, सबसे लवणता युक्त झील है। पहली मैंने आपको कौन सी बताया था? वॉनगोलू झील, जो तुर्की में है। तो दूसरा नंबर आता है मृत सागर का। ये इतनी खारी क्यों है? कि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक झील है जॉर्डन और इजराइल और सीरिया की सीमा पर, जिसका नाम है गैलीलियो, गैलीलियो सागर। सागर नहीं है, है झीलें ही, नाम में सागर बोला जाता है। अब ये मृत सागर और गैलीलियो सागर से एक नदी निकलती है जो जॉर्डन नदी कहलाती है। क्या नदी कहलाती है? जॉर्डन नदी कहलाती है। और अपना सारा पानी इस मृत सागर में लाकर छोड़ देती है। लेकिन मृत सागर से आगे पानी की निकासी नहीं है। यहाँ पर जो पानी इकट्ठा होता है वो सिर्फ वाष्प के द्वारा ही उड़ता है, और वाष्प के द्वारा केवल पानी उड़ता है, उसके जो लवण है वो वहीं पर रह जाते हैं, इसलिए इसकी लवणता इतनी बढ़ गई है। मृत सागर में अगर आप जाकर लेट जाएं तो आप डूबेंगे नहीं, क्योंकि इसकी लवणता इतनी ज्यादा है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखते हैं रिवीजन के क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में हमारी रैंक क्या रही? यानी जलवायु को परिवर्तन के प्रदर्शन में हमारी रैंक 10 रही है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, यानी भारतीयों में कितना स्किल है, ये क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर की इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार हम 25वें स्थान पर आते हैं। हैंडले पासपोर्ट, हमारा पासपोर्ट दुनिया में कितना मजबूत है? तो 85वें नंबर पर हम आते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसका मतलब है कि हम दुनिया में सेना की शक्ति के मामले में कौन से स्थान पर हैं? तो हम चौथे स्थान पर आते हैं विश्व में। ठीक है, यूएस, चाइना और रूस के बाद हम चौथे स्थान पर आते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-2026 में दुनिया के किस शहर को पहला स्थान मिला है? अभी क्या हुआ है दोस्तों, विश्व के सबसे अच्छे या बोले तो सबसे सर्वश्रेष्ठ खाद्य शहर कौन से हैं? खाद्य शहर, जहाँ का खाना भोजन सबसे अच्छा है, भोजन सबसे अच्छा है या सबसे ज्यादा लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। देखो, आजकल पर्यटन बहुत बड़ा साधन है देशों की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, और लोग ये सोचकर भी कई बार अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन को चुनते हैं कि वहां पर हमको खाने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जहां पर अच्छा खाना होता है कई बार वहां पर लोग खाने जाते हैं। आपने अपने आस पड़ोस के शहरों में भी देखा होगा कि कोई बोलेगा कि वहां का पराठा बड़ा अच्छा है, वहां खाने चलते हैं, चाहे वो 50 किलोमीटर दूर क्यों ना हो। ठीक है, तो ऐसे ही लोग जब विदेशों में जाते हैं तो अपने खाने के जगह भी, खाने को भी प्रायोरिटी रखते हैं कि कहाँ घूमने जाना चाहिए, कहाँ का खाना अच्छा है। इसी क्रम में एक रिपोर्ट निकाली गई है जिसमें देखा गया है कि खाना किस देश का सबसे अच्छा है। ये रिपोर्ट 2025-26 के लिए है, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो इटली का मिलान शहर है, मिलान शहर ये नंबर 1 पर है। मिलान शहर इटली का नंबर 1 पर है। मिलान शहर जो है इटली का नंबर 1 पर है, यानी इसने विश्व में सबसे अच्छे खाने के लिए पर्यटन को अपनी ओर खींचा है। अगर मैं इटली की बात करूं, इटली यहीं पर ही नहीं रुका। अगर इटली के टॉप शहरों में कितने शहर हैं इसकी बात करें तो टॉप 10 शहरों में इटली के 6 शहर हैं। 6 शहरों को चुना गया है, यानी इटली ने खाने में धूम मचा दी। ठीक है, भारत भी कहीं पर है, हाँ जी भारत भी बिल्कुल है।
भारत का मुंबई जो है वो विश्व में 6ठे स्थान पर है, 6 स्थान पर। किस लिए? तो यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है, स्ट्रीट फूड, उसके लिए इसको विश्व में 6ठी रैंक मिली है। स्ट्रीट फूड में क्या आता है? तो यहाँ का आपने क्या क्या सुना है? तो यहाँ पर आपको मिलता है भेलपुरी, भेलपुरी मिलेगा। साथ ही आपको एक वड़ा पाव और वड़ा मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम वड़ा पाव बोलते हैं, वड़ा पाव। ठीक है, मस्का बंद, मतलब बहुत सारे हैं, जैसे मस्का बंद हुआ, भेलपुरी हुई, पाव भाजी हुई, रगड़ा पेटीज हुआ। तो ये सब यहाँ के लिए मुंबई को 6ठे स्थान पर रखा गया है। क्या भारत के और शहर भी हैं? जी हाँ, भारत के टॉप 100 में 6 शहर हैं, 6 शहर और हैं। कौन कौन से हैं? तो इसमें 48वें नंबर पर दिल्ली को रखा गया है, दिल्ली को 48वें नंबर पर रखा गया है। यानी देश में दिल्ली मुंबई के बाद दूसरा ऐसा स्थान है जहां सबसे अच्छा खाना मिलता है, इस रिपोर्ट में कहा गया है। उसके बाद अमृतसर चलते हैं। अमृतसर को 53वें स्थान पर रखा गया है। अमृतसरी कुलचे आपने सुने होंगे, तो 53वें स्थान पर है। हैदराबाद, हैदराबाद की बिरयानी 54वें स्थान पर है। तो 53 54 दोनों हमने निकाल लिए। कलकत्ता 73, कलकत्ता 73 पर है। और उसके बाद चेन्नई 83 पर है, चेन्नई 83 पे है। तो 2 2 4 ये 5 और एक अपना मुंबई, यानी टॉप 100 में भारत के 6 शहर शामिल किए गए हैं। चलिए, तो ये हुआ इटली का, और ये अपना वड़ा पाव मिर्ची के साथ, किसी को भूख ना लगे देखकर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम इटली की ओर, क्योंकि इटली आया है तो इटली के बारे में भी जान लेते हैं, इटली क्या है। देख दोस्तों, ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत से जैसे ही हम पश्चिम की ओर चलते हैं तो हम पहुंचते हैं यूरोप। और यूरोप, ये रहा यूरोप। ठीक है, यूरोप की बात करें तो इसको पहले मैं जूम कर लूं, तभी तो बात करेंगे भाई। अरे हो जा भाई, आजा आजा, बहुत परेशान किया तुम यूरोपियों ने। चलो, तो यूरोप, यूरोप कहां से शुरू होता है? तो ये तुर्की, और इधर से अपना काकेसस पर्वत, और इधर से यूराल, यूराल पर्वत जो यूरो एशिया और यूरोप को अलग करता है। उसके बाद यहाँ पर काकेसस, यहाँ पर यूरोप और नीचे एशिया, ऐसे ही तुर्की जो यूरोप, वो एशिया और यूरोप में। फिर ये भूमध्य सागर में आते हैं। भूमध्य सागर में एक आपको यहाँ पर देश दिख रहा होगा, ये चप्पल के से आकार का है, तो ये हो गया इटली। अगर मैं बात करूं इटली की, इसकी एक तरफ, इसमें अगर बात करूं, ये हो गया पूर्व, ये हो गया इसका पश्चिम, और नीचे दक्षिण। पूर्व में इसका कौन सा सागर पड़ता है? देखो, ये सागर किसके हैं? ये भूमध्य सागर का ही हिस्सा है, लेकिन इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंद महासागर का हिस्सा अरब सागर है, तो अरब सागर को हम हिंद महासागर का हिस्से के रूप में ही पढ़ते हैं। ऐसे ही इन तीनों सागर को हम भूमध्य सागर के हिस्से के तौर पर ही जानते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो इनका इधर है एड्रियाटिक सागर, पूर्व में एड्रियाटिक सागर। उसके बाद करूं अगर पश्चिम में, इसके पश्चिम में जो सागर है उसका नाम है टायरेनियन, टायरेनियन सागर। इसके दक्षिण में कौन सा है? तो जिसके दक्षिण में आयोनियन, आयोनियन सागर। तो ये तीनों ओर से इन तीन सागरों से घिरा हुआ है। बात करूं इटली की राजधानी की, तो इटली की राजधानी रोम है। क्या है? राजधानी है इसकी रोम। और रोम किस नदी के किनारे है? तो ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है, टाइबर नदी के किनारे। एक नदी और प्रसिद्ध है, जो पो नदी, और पो नदी को हम इटली की गंगा कहते हैं, इटली की गंगा। और इस पो नदी के किनारे ही एक शहर है जिसका नाम है वेनिस, वेनिस शहर इस नदी के किनारे ही स्थित है। उसके बाद बात करें यहाँ के प्रसिद्ध ज्वालामुखी की, देखो इटली के 3 ज्वालामुखी हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। जैसे माउंट एटना, दूसरा हो गया विशुविशियस, और तीसरा ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली। ये स्ट्राम्बोली इटली में, ये जो क्षेत्र है जहां पर ये सागर है भूमध्य सागर, इसमें स्थित है स्ट्राम्बोली, इटली के क्षेत्र में। इसीलिए इस स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो हम किसको कहते हैं? स्ट्राम्बोली को कहते हैं। चलिए,
ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, यानी आतंकवाद से पीड़ित देशों में हम कौन सी सूची पर हैं? 4वें स्थान पर है। इनोवेशन, हम कितना नई चीजों को डेवलप करते हैं, तो उसमें हमारी रैंक क्या है? उसमें हमारी रैंक 39 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इस रिपोर्ट का मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता। ये कहता है कि भारत 105वें स्थान पर है। भारत से चावल अमेरिका खाता है, चीन खाता है, बाकी अफगानिस्तान खाता है, बाकी तमाम देश भारत से भोजन मंगा मंगा कर खाते हैं। और भारत ने अपने यहाँ की सबसे बड़ी स्कीम चलाई हुई है, जिसमें हम अपने यहाँ लोगों को हर महीने लगभग 10 किलो अनाज देते हैं। हाँ, 10 किलो लगभग देते हैं। तो या 5 किलो देते हैं शायद, है ना? हाँ, 5 किलो देते हैं। तो उस 5 किलो अनाज देने के बाद भी हमें हंगर इंडेक्स में 105वें स्थान पर रखा जाता है। ये सोचने वाली बात है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में, यानी हमारे यहाँ पर प्रतिस्पर्धा कितनी है, कितना कंपटीशन हमारे यहाँ पर है, तो हम उसमें भी 39वें स्थान पर हैं। अब यूपी वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसका नंबर है तीसरा। हाल ही में दिसंबर 2025 में किस पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन, ESZ इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? उससे पहले सबसे आप सभी से आवश्यक सूचना यह है कि कृपया वीडियो को लाइक जरूर रखे जाए कीजिए, और जो आपसे सवाल पूछे जाए कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें, वो आपके फायदे के लिए है। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। हाल ही में किस पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? अभी क्या हुआ है, हमारी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार, इसने यूपी के, उत्तर प्रदेश के एक पक्षी अभ्यारण्य को क्या किया है? पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। और वो कौन सा है? वो अभ्यारण्य है पार्वती अर्गा। ये इस अभ्यारण्य को इन्होंने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। किसने किया है? तो केंद्र सरकार द्वारा इसको घोषित किया गया है। ये कहां पर है? तो ये यूपी के, उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर में स्थित है। इसमें गोंडा जिले में स्थित है। देखो, यूपी में कुल 13 पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, इन 13 में से एक है ये। मैंने आपको जब यूपी स्पेशल पढ़ाया था तो उसमें ये बात बताई थी कि हमारे यहाँ 13 हैं, और आप सभी को याद भी कराया था। तो आज आपका रिवीजन भी होने वाला है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 1084 वर्ग किलोमीटर है। स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है अभ्यारण्य। और इसको स्थापना कब की गई? तो 1990 में स्थापना इसकी 1990 में। किसके द्वारा? तो हमारे यहाँ जो वन्य जीव संरक्षण एक्ट है, या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, उसके तहत इसकी स्थापना की गई। और वो कब का है? तो ये 1972 का अधिनियम है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे कि 1972 का एक्ट है हमारे यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। जैसे मैंने आपको 2002 का एक्ट कल पढ़ाया था, ऐसे ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये अधिनियम आप याद रखेंगे, क्योंकि इस सफर में जो आप मेरे साथ पढ़ाई का ये चल रहा है, ये करते करते आपको याद हो जाएंगे। ये आपके तब याद नहीं होने वाले अगर आप इनको रटने बैठेंगे। बार बार रिपीट करने से आपको ये सब चीजें याद होने वाली है। ठीक है, तो ये हुई इसके बारे में जानकारी। अभी किसने जो घोषित किया है? तो ये केंद्र सरकार ने घोषित किया है, और इसका नाम क्या है? पार्वती अर्गा। चलिए, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, या ये अभ्यारण्य क्या होता है। दोस्तों देखो, हमारे यहाँ जो जानवर हैं, या उनको संरक्षित करने के लिए 2 क्षेत्र बनाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं नेशनल पार्क, यानी राष्ट्रीय उद्यान, और एक को बोलते हैं हम अभ्यारण्य। अब अभ्यारण्य और नेशनल पार्क में क्या अंतर है? देखो, अगर बहुत सारे पशु एक स्थान पर रहते हैं, और उन सभी को हम क्या करते हैं? एक रहने के लिए संरक्षित स्थान घोषित कर दें, यानी जो सभी पक्षियों के लिए हो, कोई भी उसमें रह सकता है। गेंडा, सुअर, कुत्ता, शेर, बकरी, और जो मतलब हिरन, सब कुछ रह सकता है, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन किसी एक जानवर के लिए या एक प्रजाति के लिए संरक्षित क्षेत्र, ऐसा नहीं है कि और प्रजाति उसमें नहीं रह सकती, लेकिन एक प्रजाति के लिए विशेष तौर पर जो संरक्षित क्षेत्र होता है, उसको हम अभ्यारण्य कहते हैं। ये जो है बड़ा क्षेत्र होता है, जबकि अभयारण्य छोटा क्षेत्र होता है।
ठीक है, अब बात करें इस इको सेंसिटिव जोन में। पहले हम देख लेते हैं पार्वती अर्गा के बारे में। ये क्या है? पार्वती अर्गा जो यूपी का पक्षी अभ्यारण्य है, ये अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है। ठीक है, गोंडा जिले में है। और ये कौन सी तहसील है? तो तरबगंज तहसील में ये पड़ता है। क्षेत्रफल की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया 1084 स्क्वायर मीटर में, हेक्टेयर में फैला है। स्क्वायर मीटर ये 10.84 है। झील, ये एक प्रकार की झील है। देखो, ये जो पक्षी अभ्यारण्य है, ये दो झीलों से मिलकर बना है। वो दो झीलें कौन सी हैं? एक पार्वती और एक अर्गा। तो पार्वती और अर्गा दो झीलों से मिलकर बना है। ये प्राचीन समय में सरयू नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण बनी है। ठीक है, ये कैसी झीलें हैं? तो ये कैसी झीलें हैं? तो ये झीलें हैं गोखुर झील। गोखुर झील कैसी होती है दोस्तों? जब नदी विसर्पण करती हुई चलती है, विसर्पण बोलते हैं तो सांप की तरह लहराते हुए चलती है। लेकिन कभी कभी इसका समय के साथ विसर्पण इतना बढ़ जाता है, इतनी सर्पिलाकार हो जाती है कि ये ऐसे एक झील नुमा संरचना बना देती है। अब जब ये अपना स्थान बदलेगी तो यहां से ही निकलकर ये कहां? इधर चली गई, नदी इधर चलेगी। तो यहाँ पर एक झील का निर्माण होता है जिसे हम गोखुर झील के नाम से जानते हैं, क्योंकि गाय के खुर के आकार की होने के कारण इसे गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। तो ये गोखुर झील है, पार्वती और अर्का, इन दोनों के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1990 में इसकी स्थापना की। किसके द्वारा? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसकी स्थापना की गई। इसे 2019 में, तो ये भी याद रखेंगे, 2019 में इसे रामसर स्थल की सूची में डाला गया। अब आप बोलोगे ये कहां से आएगा रामसर? दोस्तों 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन होता है जिसे हम रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। रामसर सम्मेलन। अब ये सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये ईरान में होता है। ईरान में रामसर स्थान पर एक सम्मेलन होता है जिसका नाम है रामसर सम्मेलन। होता किस लिए है? तो हमारे यहाँ जो दलदली भूमि है, जिन्हें हम आर्द्र भूमि के नाम से जानते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या था? आर्द्र भूमियों का संरक्षण। आर्द्र भूमि कौन सी होती है? जहां पर देखो, वो जमीन जहां पर पृथ्वी मिले, यानी भूमि मिले और पानी मिले, तो वो दलदला क्षेत्र हो जाता है। और इस दलदले क्षेत्र में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी सबसे अधिक जीवों की संख्या पाई जाती है। यहाँ पर कीड़े मकोड़े, बहुत प्रकार के जीव मिलते हैं और उन्हें खाने के लिए पक्षी होते हैं, और उन्हें खाने के लिए यानी पूरा जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता होने के कारण यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए इनका संरक्षण जरूरी है, ऐसा समझते हुए 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ ईरान के रामसर में, जिसे हम रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसीलिए 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? 2 फरवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? दिमाग से निकल गया अभी। आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। कौन सा? आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ठीक है, आर्द्र भूमि दिवस हम 2 फरवरी को मनाते हैं। किस लिए? कि इस दिन यहाँ पर विश्व आर्द्र भूमि सम्मेलन हुआ था, तो इसलिए 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, इसको शामिल किया गया है। चलिए अब जानते हैं ये इको सेंसिटिव जोन क्या होता है। इको सेंसिटिव, इसको घोषित तो किया है इको सेंसिटिव, लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए इको सेंसिटिव क्या है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई नेशनल पार्क है या कोई अभ्यारण्य है, अगर हम उसके आसपास कोई ऐसा क्षेत्र बना दें या एक बफर जोन क्रिएट कर दें जहां पर कुछ गतिविधियां प्रतिबंधित हों। मान लो ये एक क्षेत्र है जिसमें अभ्यारण्य घोषित है, अब इसके कुछ दूरी पर हम एक क्षेत्र और घोषित कर देते हैं, यानी ये क्षेत्र क्या हुआ? यहाँ पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। यहाँ से अगर कोई घुसेगा तो यहाँ तक पहुंचने में उसको समय लगेगा, और सरकार या जो वहाँ के संरक्षक हैं इसको ट्रैक कर लेंगे कि भाई ये गतिविधियां यहाँ पर गलत हो रही हैं, जो हमारे वन्य जीव के लिए गलत है, तो इनको रोका जा सके। इसलिए उस क्षेत्र के पास कुछ एरिया बफर जोन के रूप में क्रिएट कर दिया जाता है, जिसको हम इको सेंसिटिव जोन कहते हैं। अब ये क्यों घोषित किया जाता है? क्योंकि जिससे हमारे यहाँ पर उन जीवों की सुरक्षा की जा सके। अधिनियम कौन सा है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। देखिए एक अधिनियम और आ गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 2002 में। आपको मैंने जैव विविधता अधिनियम पढ़ाया था, अभी मैंने आपको 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पढ़ाया, और एक अधिनियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है।
ठीक है। इसका उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए शॉक एब्जॉर्बर क्या है, अगर कोई परेशानी आती है या कोई मान लो मानव वहां पर कोई गतिविधि बढ़ाता है, तो वो उस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए जहां पर हमारे जीव संरक्षित हैं उसे समय लगेगा इतने, बाकी सरकार उसको ट्रैक कर लेगी। ठीक है। उच्च न्यायालय ने 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य कर दिया कि इसको हम, ये कितना होता है, 1 किलोमीटर तो होता ही होता है, इसे 10 किलोमीटर तक बना सकते हैं। यानी आसपास के क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर तक आपको ऐसी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी जो उनको नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है। इसमें गतिविधियां कौन कौन सी प्रतिबंधित रहती हैं, तो एक तो प्रतिबंधित जिसे बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, वो क्या होंगी कि आप कोई भी वहां पर खदान का कार्य नहीं कर सकते, कोयला नहीं निकाल सकते, रोडी बजरपुर नहीं निकाल सकते, भारी उद्योग नहीं लगा सकते, बड़े प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचती हो। दूसरा होता है रेगुलेटेड, जिसे मतलब कंट्रोल किया जा सके, जैसे पेड़ों की कटाई कंट्रोल रूप पे अगर आप सरकार से परमिशन लें तो कर सकते हैं। होटल रिजॉर्ट, जो लोग वहां पर घूमने जाएंगे तो उनके लिए होटल रिजॉर्ट भी बनाए जा सकते हैं। भूमि का उपयोग बदलाव, यानी कुछ ऐसी भूमि जिसके बदलाव कर कुछ जीवों के संरक्षण के लिए कार्य किया जा सके, या मान लिया वहां पर कुछ चिड़ियाघर बनाना है, ऐसा कार्य किए जा सकते, तो उसके लिए भी अनुमति दी जाती है। साथ ही वर्षा जल संचयन, जैविक खेती, कुटीर उद्योग और हरित तकनीक का उपयोग करके कोई ऐसा कार्य किया जा सके, उसको अनुमति दी जाती है। तो यह हमारा इको सेंसिटिव जोन, जिसे हम पार्वती अर्का के नाम से जानते हैं। अब ये हैं हमारे 13 पक्षी अभ्यारण्य यूपी के, जो आपको याद करनी है। जैसे नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, जो उन्नाव में स्थित है, सैंडी जो हरदोई में है, बखिरिया संत कबीर नगर, समरसपुर रायबरेली, समन मैनपुरी, पार्वती अर्का गोंडा, पटना, पटना कहाँ पर है, ये एटा में है, पटना बिहार में नहीं एटा में है, और सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। सुर सरोवर जो आगरा में है, चंद्रशेखर आजाद उन्नाव में है, लाख बहौसी कन्नौज में है, ओखला पक्षी गौतम बुद्ध नगर, विजय सागर ये महोबा में है, और सुरहा ताल जो कहाँ पर है, जो बलिया में है। तो आप इनको याद रखेंगे, जो भी यूपी का एग्जाम देने वाले हैं ये पूछे जाते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जो भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए इसका नाम उत्तर प्रदेश है। इसकी एक सीमा नेपाल से सीमा साझा करती है, एक इसकी बिहार से, थोड़ी सीमा झारखंड से, और थोड़ी ही इसकी छत्तीसगढ़ से लगती है। इसके बाद इसकी सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, और फिर एक छोटी सीमा राजस्थान से, दिल्ली से सीमा साझा करता है, और ऊपर छोटी सबसे छोटी सीमा इसकी हिमाचल प्रदेश से, और उत्तराखंड जो हमसे 2001 में अलग हो गया। ठीक है, 2000 में अलग हो गया। ठीक है। अगर बात करें इसकी जिलों की, तो आप जिलों का रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आप बार बार इनको भूलते रहेंगे तो आपको एग्जाम तक याद बने रहेंगे। इसका सहारनपुर जिला जो हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तीनों से सीमा साझा करता है। ऐसे ही सोनभद्र जो एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से सीमा साझा करता है। यानी 4 स्टेट से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र है। अगर बात करें यूपी की, तो यूपी के जो सीएम हैं वो योगी जी हैं, योगी आदित्यनाथ। वहीं इसकी राज्यपाल, उनका नाम है आनंदी बेन पटेल। बात करें यहाँ की सीटों की, तो लोकसभा में यहाँ पर 80 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ पर 31 सीटें हैं, वहीं विधानसभा में यहाँ की 403 है, और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। ठीक है। उसके बाद करें यहाँ के राजकीय पशु पक्षी कौन कौन से हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा है, 12 सिंगा। राष्ट्रीय पक्षी सारस है, राजकीय पक्षी सारस। अगर बात करूं यहाँ का राजकीय फूल पलास, राजकीय पेड़ अशोक, और राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। ठीक है। तो गंगा डॉल्फिन यहाँ की राजकीय पशु है। अगर बात करूं यहाँ के नृत्य की, नृत्य कौन कौन से यहाँ पर किए जाते हैं, तो रासलीला, नौटंकी, थाल, रासलीला, नौटंकी, थाल, पौता और झोरा, ये यहाँ के नाच हुए। बात करें यहाँ के नेशनल पार्क की, तो एकमात्र नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर दुधवा है। ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी शांति सूचकांक में हम कौन से स्थान पर हैं, तो शांति बनाए रखने में हम
116वें स्थान पर, यानी शांति हम अच्छे से बना सकते हैं, ऐसा लोग नहीं मानते क्योंकि 116वें स्थान पे है ना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम 162वें स्थान पर हैं। एयर क्वालिटी, हमारे यहाँ की जो एयर क्वालिटी कितनी अच्छी है वो हम लोग सब जो जानते हैं, तो हम बुरी क्वालिटी में तीसरे नंबर पर आते हैं। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, यानी दिमागी तौर पर हमने कितनी चीजें विकसित की हैं, इसमें हमारा 42वां स्थान है। हम कॉपी करने पे ज्यादा और इनोवेशन करने पे कम ध्यान रखते हैं। ठीक है, हम कॉपी भी कैसे करते हैं, अगर मास्टर ने करंट अफेयर पढ़ाया है तो आप इसे लिखेंगे नहीं, मैप नहीं देखेंगे, आप किसी से मंगा लेंगे फोटो और खटाखट उतार देंगे। लिखने के माध्यम से पता लग जाता है कि इसने कहां से उतार कर लिखा है, पर क्या है, आपका नुकसान है, आप जाने, फेल होंगे आप होंगे। हाल ही में दिसंबर 2025 की आधिकारिक घोषणा के अनुसार भारत में मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। अभी क्या हुआ है, हमारे यहाँ पर एक आधिकारिक घोषणा की गई है केंद्र सरकार द्वारा, जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, जो हमारे पहले सहकारिता मंत्री भी हैं, ठीक है। इन्होंने घोषणा की है कि आजादी के समय से अब, आजादी के समय कितना था, तो 7.5 करोड़ प्रति वर्ष मलेरिया के मरीजों में, मलेरिया के मरीजों में 97% की गिरावट दर्ज की गई है। यानी अब जितने आजादी के समय पर मरीज हर साल मिलते थे, उससे 97% कम मरीज अब मिलने लगे हैं, ऐसा हमारा केंद्र सरकार का कहना है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने लक्ष्य बनाया है कि 2030 तक हम मलेरिया को मुक्त भारत बना देंगे। जैसे हमने क्या बनाया, हम पोलियो मुक्त हुए। पोलियो मुक्त हम कब हुए, तो पोलियो मुक्त हम 2014 में हुए। उससे पहले हम चेचक मुक्त हुए थे, तो चेचक हमने 1977 में मुक्त कर दिया था। पोलियो, इसका टीका या वैक्सीन इसकी किसने बनाई थी, तो वैक्सीन इसकी जॉन सॉल्क ने बनाई थी। जॉन सॉल्क द्वारा इसकी वैक्सीन का निर्माण किया गया था। तो मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य कब तक है, 2030 तक है। साथ ही इन्होंने बताया जो मातृ मृत्यु दर, यानी बच्चे को जन्म देते समय जिन माओं को मलेरिया के कारण मौत हो जाती थी, उसमें लगभग 25% की कमी आई है। साथ ही जो शिशु मृत्यु दर है, यानी जो बच्चे पैदा होने वाले थे और मलेरिया के कारण उनको मौत प्राप्त होती थी, यानी शिशु मृत्यु दर में 50% की कमी दर्ज की गई है। यानी 50% इसमें भी हमने कमी दर्ज कर ली है। ठीक है, चलिए अब बात करें मलेरिया की, है ना। चलिए, ये मच्छर है जो मलेरिया का कारण होते हैं। तो मलेरिया ये किसके कारण होता है, ये तो परजीवी के कारण होने वाला रोग है, परजीवी के कारण। और इसके परजीवी का कौन सा परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला रोग है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, और ये प्लाज्मोडियम परजीवी जो है, इसका वाहक कौन है, इसका वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादाएं बहुत दुख देती हैं पुरुषों को, तो यहाँ पर मच्छर भी दुख दे रही हैं। देखो, जब भगवान ने दुनिया बनाई तो उन्होंने पहले पुरुष बना दिए, पुरुष बड़े खुशहाल रहते थे। अब भगवान को याद ना करे, भगवान ने सोचा यार हम तो बना के ऐसे ही रह गए, कोई हमें क्रेडिट भी ना दे रहा। तो भगवान ने क्या किया, फिर निर्माण किया मादाओं का। जैसे ही मादाओं का निर्माण किया, उन्होंने आते ही अपना हंटर्स पुरुषों पर चालू कर दिया। अब बेचारे पुरुष क्या करें, पुरुष इतने परेशान हो गए, फिर भगवान को याद करने लगे। तो तब से भगवान ने कहा अब हिसाब बराबर है। ठीक है, तो मादा ने यहाँ भी खून चूसना जारी रखा है पुरुषों का। ठीक है, तो इसका वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। ये किससे होता है, तो परजीवी। तो कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा परजीवी के कारण होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, पापा काम पर सोते
हैं। कौन सी ट्रिक है? तो इस पे है पापा काम पर सोते हैं। पापा से हो गया पायरिया, पायरिया। कैसे हो गया कालाजार, ये रोगों के नाम है कालाजार। पे से हो गया पेचिस, से हो गया निंद्रा रोग, सोने से हो गया निंद्रा रोग। तो ये रोग जो परजीवी के कारण होते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आशा करते हैं पूरी तरह से आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो भैया दोबारा देख लियो, इतना ही समझा सकते हैं एक बार में। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स यानी हमारी सांस्कृतिक गाने और खान पीन कितना दूसरों देशों द्वारा अपनाया जाता है, वो उस नंबर में हम किस किस स्थान पर हैं? तो उसमें हम 29वें स्थान पर हैं। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी रैंक क्या है? तो 134 है। लैंगिक असमानता सूचकांक यानी हमारे यहाँ पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है, उसमें हम 108वें स्थान पर आते हैं, यानी 107 देशों में हमारे से अच्छा अनुपात है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार हैप्पी तो हम बहुत रहते हैं, हो कुछ नहीं फिर भी हम हैप्पी रहते हैं, फिर भी हमारी रैंक 126 है। काउंटिंग द कोस्ट 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में जलवायु आपदाओं से दुनिया को कितनी आर्थिक क्षति हुई है? एक संस्था है जिसका नाम है क्रिश्चियन एड। क्रिश्चियन एड एक संस्था है। अब इस संस्था ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है। किसने? क्रिश्चियन एड नाम की इस संस्था ने एक रिपोर्ट निकाली है और उस रिपोर्ट का नाम है काउंटिंग द कोस्ट। काउंटिंग द कोस्ट, काउंटिंग द कोस्ट 2025 इसने रिपोर्ट निकाली है। अब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल जो 2025 है, इसमें क्या हुआ कि हमने जो प्राकृतिक आपदाएं आई हैं उनके कारण वर्ष 2025 में हमने 120 बिलियन डॉलर की से अधिक का क्या कहा है? नुकसान सहा है। यानी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हमने जो डेवलपमेंट किए थे, यानी घर बनाए, शहर बनाए, सड़क बनाई, पुल बनाए, फैक्ट्री बनाई, प्राकृतिक आपदाओं के कारण विश्व में 120 बिलियन डॉलर का नुकसान सहा गया है। दोस्तों, हम कोई भी प्रकृति से अगर चीज लेते हैं, अगर वो हमारी उस चीज से ज्यादा है जिससे प्रकृति को कोई हानि हो रही हो, तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हमसे ही वसूली जाएगी उसकी कॉस्ट। जैसा कि आजकल गांवों में समरसीबल से पानी इतना निकाला जा रहा है कि लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि प्रकृति का आप अत्यधिक दोहन कर रहे हो। कुछ लोगों को आजकल बीमारी हो चुकी है स्वच्छ रहने की। हर जगह स्वच्छता के लिए पानी बहाया जा रहा है, ये भी नहीं देख रहे कि पानी आपकी स्वच्छता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वच्छ होना चाहिए लेकिन उसके लिए प्रकृति का दोहन अधिक नहीं होना चाहिए। अब इस प्रकृति के दोहन का नुकसान आज नहीं तो कल आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ेगा। अभी लोग नहीं समझ रहे लेकिन आने वाले समय में समझ आएगा, क्योंकि अभी बारिश अच्छी हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण 1-2 साल आगे आने वाले समय में ऐसे भी गुजरने वाले हैं जब बारिश नहीं होगी, वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, सभी के समरसेबल बंद होंगे, तब लोगों को इसकी अहमियत का पता चलने वाला है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, इस जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ आई है, या जो नुकसान है इसका कारण क्या हुआ? तो इसका कारण है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, अब हम जानते हैं काउंटिंग द कोस्ट 2025 में मुख्य निष्कर्ष क्या रहे हैं। इसने कहा है कि 10 विनाशकारी आपदाएं 2025 में आपदाओं के कारण एक क्षेत्र सीमित तक नहीं रही हैं, बल्कि इसका विस्तार विकसित और विकासशील देशों दोनों को प्रभावित कर रहा है। कैलिफोर्निया की दावानल होती है जंगल की आग। जंगल की आग के कारण लगभग 400 से अधिक लोगों की जान गई है और अकेले इसके कारण 60 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। यानी एक इसी कैलिफोर्निया की आग ने 60 बिलियन डॉलर का नुकसान कर दिया है। वहीं दक्षिण पूर्वी एशिया में चक्रवात बढ़े हैं, जैसा कि आपने बंगाल की खाड़ी में भी देखा हो। मैंने आपको कई चक्रवात जापान में पढ़ा है, श्रीलंका में भी पढ़ा है, इंडोनेशिया और इन क्षेत्रों में चक्रवात की बारंबारता यानी उसकी जो रिपीट होना है बार बार बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारी नुकसान हो रहा है। ठीक है, चीन में भीषण बाढ़ आई हो। ठीक है, प्रकृति के साथ सबसे ज्यादा अगर कोई खिलवाड़ करता है तो ये पश्चिम देश और ये चाइना है। इसी के लिए इनमें सबसे ज्यादा नुकसान भी झेलने को मिल रहा है। अभी क्या है, अभी
अमेरिका में विंटर स्टॉर्म आया है, कोल्ड स्टॉर्म आया है, वहाँ की सड़कें भी जम चुकी हैं, जो उसका उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। तो ये सब किस कारण हो रहा है? जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। आपने भारत में भी बाढ़ का प्रकोप देखा होगा। पंजाब और हरियाणा में लोगों के गांव, फसल की फसल, जानवर के जानवर सभी बह गए। किस कारण? इस बाढ़ के कारण। और ये किसका नतीजा है? जो इंसान के द्वारा बार बार दोहन किया जा रहा है, किसका? प्रकृति का, उसके कारण हो रहा है। जैसा कि भारत के निहितार्थ में, भारत और पाकिस्तान में मानसून ने कितनी 5.6 बिलियन डॉलर की आपदा की है। ठीक है। अगर बात करें सरकारी नियोजन में विफलता, हर बार शहरों में पानी अधिक भर जाता है, मतलब ये सब कारण है जिसके कारण भारत में नुकसान हो रहा है। तो दावानल जंगल की आग, जिसके कारण सबसे अधिक नुकसान हुआ है, 60 बिलियन डॉलर का अकेले कैलिफोर्निया की आग द्वारा ही हो चुका है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? तो हम इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इसमें हमारा स्थान कितना है? ये यार, विधि के सुशासन सूचकांक में हम कितने पर है? 73वें स्थान पर है। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स में हमारी रैंक क्या है? 141 है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में हम 63वें स्थान पर है। ये मैंने आपको बता ही दिया। चलिए, हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी पर समुद्री यात्रा की है? अभी हमारी जो हमारी राष्ट्रपति है, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, और ये किस क्रम की है? क्रम इनका आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी किस क्रम की, व्यक्तिगत तौर पर और राष्ट्रपति के तौर पर इनका क्या क्या क्रम है। दोनों क्रम आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है? अभी ये गई थी मुंबई में पहुंचती है, और वहां पर जो नौसेना का जो बेस है, जो नौसेना का बेस है, जिसका नाम है, सॉरी मुंबई नहीं, कर्नाटक में एक बेस है नौसेना का, जिसका नाम है कारावार। क्या है? कारवार नौसेना बेस। इस पर गई और यहाँ पर इन्होंने सवारी की। सवारी किसकी की? तो आईएनएस वागसीर की इन्होंने सवारी की। ये क्या है? ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, जिसे हमने कब बनाया था? तो जिसे हमने फ्रांस की सहायता से, फ्रांस और भारत ने मिलकर 75 प्रोजेक्ट के तहत बनाया था। प्रोजेक्ट के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण हमने किया था। उसमें से कौन सी श्रेणी की है? तो ये कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। इसके तहत हमने आईएनएस वागसीर का निर्माण किया था। अब इस आईएनएस वागसीर की सवारी की है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने, और इसी के साथ जो हमारी मुर्मू जी हैं, वो दूसरे नंबर की क्या बन गई है? राष्ट्रपति बन गई है। इसकी सवारी करने वाली, एक परमाणु पनडुब्बी की, यानी पनडुब्बी की सवारी करने वाली दूसरी बन गई है। पहले कौन थे? तो 2006 में इससे पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे, और उस समय राष्ट्रपति थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने इसकी सवारी की थी। ठीक है। किसकी की थी? तो सिंधु रक्षक की थी। सिंधु रक्षक की सवारी करने वाले पहले बने थे। अब द्रौपदी मुर्मू जी दूसरी बन गई है। चलिए, तो अब आईएनएस वागसीर के बारे में देख लेते हैं। आईएनएस वागसीर जो प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी हमारी बनाई गई थी। निर्माण इसका मुंबई स्थित मझगांव शिप डॉकयार्ड। ये सब चीजें आपको लिख लेनी है, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फ्रांस के नेतृत्व ग्रुप द्वारा इसकी बनाया गया था, मेक इन इंडिया के तहत। ठीक है। कमीशन 15 जनवरी 2025 को किसका? तो ये वागसीर जो है, इसका 15 जनवरी 1925 को इसका शामिल किया गया है, यानी पिछले साल ही इसको शामिल किया गया है। कमीशन आधिकारिक तौर पर किया गया। इसकी लंबाई इतनी है, तो ये तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं। हाँ, टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइल डाल सकती है। टॉर्पीडो क्या होता है? जो हम पृथ्वी के ऊपर से छोड़ते हैं उसको हम मिसाइल कहते हैं, लेकिन जो पनडुब्बी द्वारा पानी के अंदर से छोड़े जाते हैं उनको हम टॉर्पीडो के नाम से जानते हैं। तो आप टॉर्पीडो नाम समझ के कंफ्यूज मत होना। ठीक है। मिशन इसका एंटी सरफेस वॉरफेयर सबमरीन के लिए
की जाती है। आपको याद रखने वाली क्या चीज है, ये 6 नाम याद रखने हैं आपको। कौन सा, कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर, वागसीर। 2017 में हमने पहली 19, 21, 23 और लास्ट 25 में शामिल किया है। बनाया कहाँ गया था, मझगांव डॉकयार्ड में, जो मुंबई में है, वहां पर इसको बनाया गया। ये हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो पनडुब्बी से वापस आ रही हैं। ठीक है, ये पनडुब्बी के ऊपर खड़े होकर इन्होंने फोटो भी खिंचाई। चलिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये आईएमएफ द्वारा, और इन्होंने कहा है कि 6.3 हमारी ग्रोथ रेट रहेगी, लेकिन इससे ज्यादा रह चुकी है। वैश्विक प्रेक्षण प्रवाह रिपोर्ट किसके द्वारा, तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। इन दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन द्वारा 1944 में होती है, इसीलिए हम इन्हें ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनका मुख्यालय कहां पर है, तो वाशिंगटन डीसी, यूएसए में इनका मुख्यालय है, वाशिंगटन डीसी, जो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सिपरी की रिपोर्ट, सिपरी क्या है, स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा हमारा पहला स्थान है हथियार खरीदने वाले देशों में। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो इसमें हमारी रैंक, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारी रैंक 38 है। और ये प्रेक्षण प्रवाह है। प्रेक्षण प्रवाह होता है कि विदेशों में जो हमारे मजदूर या सेवा के क्षेत्र में जाने वाले जो नागरिक हैं वो कितना पैसा कमाकर भारत में वापस भेजते हैं, उसे हम प्रेक्षण प्रवाह के नाम से जानते हैं। और विश्व में सबसे अधिक हम मजदूरी करने विदेशों में जाते हैं और वहां से पैसा भेजते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है कि हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा मजदूर हैं, क्योंकि हमारी व्यवस्था ही ऐसी बन चुकी है। हम कोई बिजनेस करने के अलावा मजदूरी करने पर ज्यादा ध्यान फोकस करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिवों के कौन से राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है, तो अभी क्या है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इन्होंने 5वें, किसके, तो मुख्य जो सचिव होते हैं, इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो आयोजन हुआ इसका नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में 5वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है। अब आप सुनने में तो मुख्य सचिव ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन ये मुख्य सचिव होते कौन हैं, मुख्य सचिव होते हैं जो आपके आईएएस अधिकारी होते हैं। आईएएस अधिकारी जो अपने प्रमोशन के पीक तक पहुंचने वाले होते हैं, तो उनको मुख्य सचिव बनाया जाता है। तो ये इतनी तगड़ी पोस्ट है, मुख्य सचिव और कैबिनेट सचिव, ये मतलब टॉप मोस्ट पोस्ट होती है किसी भी आईएएस कर्मचारी के लिए। जो 20-25 साल के आसपास जो आईएएस बनते हैं वो इस पोस्ट तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो ये इतना बड़ा सम्मेलन है। प्रगति प्लेटफॉर्म के बारे में इसमें बताया गया। साथ ही इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, प्रगति प्लेटफॉर्म के बारे में कहा। प्रगति प्लेटफॉर्म एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, यानी एक सूचना के आदान प्रदान करने वाला एक टूल है। इसे बहुमोडल मंच है। इसका अर्थ है सक्रिय शासन के समय पर कार्यान्वयन, यानी हमारा जो शासन है वो कार्यान्वयन किस तरह पर समय पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी गवर्नेंस को अच्छा बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है प्रगति। इसको मोदी जी ने कहा है कि राज्यों को भी इसे अपनाना चाहिए, क्योंकि मुख्य सचिव कहां से हैं, राज्यों से हैं। तो इन राज्यों को बताया गया है कि आप भी प्रगति प्लेटफॉर्म को अपनाएं और साथ ही अपडेट करते रहें कि किससे, जो हमारा ऑनलाइन माध्यम है, इससे किसी भी काम का अपडेट होता रहे कि टाइम पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्रगति प्लेटफॉर्म चर्चा में है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, डिजिटल प्रबंधन के लिए शुरू किया गया है, ये इसकी उपलब्धि है। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी, ये मुख्य सचिव का सम्मेलन 26 से 28 दिसंबर के बीच हुआ नई दिल्ली में। हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, तो विष्णु नीलेकर जी को दिया गया। नीलेकर। हाल ही में किसको आसियान का 11वां सदस्य बनाया गया, आसियान जिसकी स्थापना 1967 में है, और जो हमारे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई नेशन है, जिसमें 11 सदस्य हैं। 11 सदस्यों में जो 11वां है उसका नाम है तिमोर लिस्ते, तिमोर लिस्ते, इसको शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन आईसीए की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी हैं, तो इनका नाम है रंगास्वामी, शांता रंगा स्वामी। हाल ही में आईयूसीएन
का 90वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना है टुवालू। टुवालू इसका सदस्य बना है। हाल ही में खगोलविदों ने किस तारे के चारों ओर संक्रमणकालीन डिस्क की खोज की है? दोस्तों हमारे यहाँ पर एक टेलीस्कोप है और जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है। ये भेजा गया था किसके द्वारा? तो नासा, जो यूएस की एजेंसी है, साथ ही यूरोप की स्पेस एजेंसी, साथ ही कनाडा की स्पेस एजेंसी। कब भेजा गया? तो 2021 में भेजा गया। अब ये है क्या? ये अंतरिक्ष में इन अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा लगाई गई एक दूरबीन है जो अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड करती है और अपने सिग्नल द्वारा उसको पृथ्वी पर भेजती है, जिससे पता लगाया जा सके कि हमारे ब्रह्मांड में, हमारी आकाशगंगा में कौन कौन सी गतिविधियां हो रही हैं, कौन कौन से तारे नए बन रहे हैं, कौन से ग्रह नष्ट हो रहे हैं। इन सब की जानकारी ये पृथ्वी पर पहुंचाता है। अभी इसने क्या कहा है? इसने कहा है एक टी चामालियोंटिस नाम का नया तारा बन रहा है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि इसके चारों तरफ एक आभा मंडल देखा गया है, यानी संक्रमण कालीन डिस्क देखी गई है। इसलिए कहा गया है कि एक तारे का निर्माण हमारे इसमें हो रहा है, ठीक है, कि हमारे ब्रह्मांड में एक नए तारे का निर्माण हो रहा है। अब ये तारा क्या होता है? देखो, तारा वो होता है जो अपने प्रकाश से चमकता है। जैसे सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है। जो अपने प्रकाश से ना चमक के किसी तारे के प्रकाश से चमके उसे हम ग्रह कहते हैं, जबकि तारा हम उसे कहते हैं जो अपना प्रकाश स्वयं फैलाता है। ऐसे ही एक तारे की खोज की गई है, किसके द्वारा? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा इसकी खोज की गई है। अब ये चैमोलियंटिस है क्या, इसके बारे में जानते हैं। ये जो है डार्क क्लाउड में स्थित युवा तारा है। युवा तारा किस लिए? क्योंकि अभी बन ही रहा है, तो युवा है, जो पृथ्वी से लगभग 350 वर्ष प्रकाश वर्ष दूरी पर है। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.54 गुना 10 की पावर 12 किलोमीटर के। इतने के बराबर होता है, जो सॉरी 4 इसके बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। तो ये पृथ्वी से इतनी दूरी पर है और सूर्य के समान द्रव्यमान का है, यानी कह सकते हैं कि इतनी दूरी पर एक और सूर्य चमक रहा है। इतना ही बड़ा खगोलीय जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसको मैंने बताया 2021 में इसकी स्थापना की गई, धूल के विशाल आवरण छिपे रहस्य उजागर करेगा। गैसों का विस्तार हो रहा है, पॉलीसेकेराइड हाइड्रोकार्बन उपस्थिति का भी पता चला है। अब हम जानते हैं, ये तो आप समझ गए। अब आप बोलोगे गुरुजी ये बताओ तारे का निर्माण होता कैसे है, कैसे एक तारा बनता है? तो दोस्तों जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हमारा ग्रह हुआ, उस सामने आपको ये धूल के कण आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये धूल के कण जो आपको दिख रहे हैं, इसमें क्या होता है? ये इकट्ठा होने लगते हैं, धूलों के बादल और हाइड्रोजन। यहाँ पर गैसें होती हैं और धूलों के कण होते हैं। जब धूलों के कण इकट्ठा होने लगते हैं तो क्या होता है? एक तारे का निर्माण होता है। कैसे? ये देखिए, ये प्रक्रिया है। मान लो ये डार्क क्लाउड है, यानी घने बादल हैं, किसके? धूल के और गैसों के। इसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन। और ये धूल के कण, जब ये धूल के कण इकट्ठा होने लगे, यानी एक तरफ होने लगे, और एक कोर जो आपको बीच में दिख रही है, ये कोर इसमें बदलने लगे। अब जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण इसका बढ़ेगा तो ये कोर में बदलता जाएगा। जैसे जैसे कोर में ये बदलता जाएगा तो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण भारी पदार्थों को अपनी ओर खींचने लगेगा। और जब ये खींचने लगेगा तो इसका नाभिक बनेगा, और नाभिक में जो गैसें होती है हाइड्रोजन। जब ये हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलने लगे, नाभिक के संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। इसमें हमारा जो सूर्य है, जैसे उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, ठीक है।
दो नाभिक जुड़कर एक नए नाभिक का निर्माण करें। नाभिक संलयन की प्रक्रिया शुरू होती है और वो कब होती है? जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगे। जैसे हमारे सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है। जिस दिन सूर्य का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा वो हीलियम में बनना बंद कर देगा, यानी वो मर जाएगा। इसीलिए उसे मृत तारा कहा जाने लगेगा। फिर हमारा जीवन भी खत्म। ठीक है, तो जैसे ही इसमें हीलियम में बदलने लगेगा तो ये क्या है? अपने पोल का निर्माण करेगा। जब ये इस स्टेज में होता है, तारा बनने की प्रक्रिया में होता है, या नन्हा तारा, उसे हम प्रोटोस्टार के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जब ये तारा बन गया तो सारी ये धूल और गैसों को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाता। कुछ इससे जो दूर होती हैं वो फैली हुई होती हैं। क्या वो भी बनती हैं? जैसे ही इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण वो गैसें इसके चारों तरफ घूमने लगेंगी तो वो छोटे छोटे ग्रहों का निर्माण करेंगी। जैसा कि हमारा पृथ्वी, बृहस्पति और ये सब ग्रह हैं, ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके चारों तरफ घूमते हैं और उस घूमने के क्रम में ग्रहों का निर्माण होता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। जैसे ये हमारा सोलर मंडल है, सौर मंडल है, और इसमें सबसे हमारा जो तारा है, हमारे सौर मंडल का तारा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सूर्य। तो ये सूर्य है जो हमारा क्या है? तारा है। इसके बाद चार ग्रह आते हैं। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। बुध सबसे छोटा है, फिर शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इसके बाद मंगल ग्रह आता है और उसके बाद एक बेल्ट आती है जिसमें क्षुद्र ग्रह यानी छोटे छोटे एस्टेरॉइड, जो पत्थर के टुकड़े हैं, वे घूम रहे हैं। इसे हम एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। इस एस्टेरॉइड बेल्ट से सूर्य की तरफ अगर चले तो इन्हें हम आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। कौन से आंतरिक ग्रह हैं? तो शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल सबसे आंतरिक ग्रह हैं। शुक्र जो सबसे क्या है? गर्म ग्रह है। इसे इसलिए शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। इसके बाद बृहस्पति जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद शनि जिसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इसके पास सबसे ज्यादा छल्ले पाए जाते हैं। इसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह उसका चंद्रमा है। उसके बाद अरुण और वरुण और फिर कुपर बेल्ट आती है, यानी छोटे छोटे पत्थर या एस्टेरॉइड उसमें भी घूमते रहते हैं। और यहाँ से हम इस एस्टेरॉइड बेल्ट से इस कुपर बेल्ट तक जितने भी ग्रह पड़ते हैं उन्हें हम बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। कौन से? बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, उसके बाद क्षुद्र ग्रह शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। चलिए, हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ द्वारा ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवादी रोधी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है मानेसर में, मानेसर गुड़गांव के पास। समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास। समुद्र शक्ति भारत और किस देश के बीच होता है? तो समुद्र शक्ति जो अभ्यास होता है वो किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने प्रादेशिक सेना में किसकी उपाधि? तो लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि ने मिली है। हाल ही में 2025 में FICCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनंत गोयनका बने हैं। अनंत गोयनका बने हैं। आज सभी से ये क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे रिवीजन वाले। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो वो बनी है हमारी स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना जिन्होंने अभी 4,000 रन बनाए थे वही बनी है। पहली कौन थी? तो पहली ये हमारी पहली थी और दूसरी बनी है ये। ठीक है, मिताली राज पहली थी और दूसरी हमारी स्मृति मंदाना बनी है, जो मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। हाल ही में भारत ने किस देश में अपने मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है? तो अभी हमने अफगानिस्तान को दिया है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट में 85वीं रैंक है। अच्छा, सबसे अधिक तो सिंगापुर का है। हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय, सेमीकंडक्टर का नवाचार यानी सेमीकंडक्टर का जो हम शोध करने वाले हैं, हैदराबाद में। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। हाल ही में मिसेज यूनिवर्स का ताज भारत में कौन सी महिला? तो ये शेरी सिंह द्वारा। हाल ही में भारतीय स्टलर PV सिंधु को किस संगठन के एथलेटिक कमीशन की चेयरपर्सन चुना गया है? तो इनको अभी बनाया गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की अध्यक्ष
चुना गया है। ये हमारे पीवी सिंधु हैं, जो बैडमिंटन का एक बड़ा नाम है भारत के बैडमिंटन के इतिहास में। तो ये थी हमारी आज की क्लास दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये पसंद आई और साथ ही आपने निश्चय भी किया हो कि पूरे साल हम मेहनत से पढ़ेंगे और इस बार रिजल्ट अपने पक्ष में ला कर ही रहेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए और पढ़ते रहिए लगातार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।